चलिए दोस्तों, मैंने क्या किया है कि इस लेक्चर में जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस होती हैं, कभी कंपटीशन आप लोगों का होता है, कभी एग्ज़ाम होता है, कभी क्लास 12 क्लास 11 में टेस्ट वगैरह होते हैं, तो क्या होता है कि आप लोग जो है क्विक रिवीजन इतनी आसानी से नहीं कर पाते, तो सोचते हैं कि कहाँ से इसको पढ़ा जाए। तो मैंने इसमें ये कोशिश की है, जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मैंने सब एक ही लेक्चर में कवर करा रखी है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता है और सबसे आसानी से हर चीज़ एक्सप्लेन की जाती है और बिल्कुल डिटेल में हम लोग, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को लगभग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नेम्ड रिएक्शन क्या है, वो सेंडमेयर रिएक्शन है। तो अगर सेंडमेयर हम जानते हैं कि डायजोटाइजेशन की रिएक्शन होती है ये, तो इससे पहले हम लोग इससे और आसानी से देख सकते हैं। मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको और आसानी से। तो देखिए यहाँ पे डायजोटाइजेशन की ये रिएक्शन है, जब डायजोनियम साल्ट जब हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जब उसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, अगर CuX से करा देते हैं तो X हमारा क्या है, यहाँ पे क्लोराइड और ब्रोमाइड होता है, तो वहाँ पे ठीक है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। अगर वहीं पर अगर Cu+HX की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, Cu+HX की, तो उससे किसने डिस्कवर किया था, वो गटरमैन ने रिएक्शन की थी, इसलिए इसे गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर भी ClBr मीन्स क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी HbF4 से। अगर HbF4 से अगर यही रिएक्शन कराते हैं तो इसे बाल्ज सीमन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले साल्ट बनता है, जब साल्ट को हीट कर देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। फ्लोरोबेंजीन बनाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो इस मेथड से हम लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन हम जानते हैं हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ब्लास्टिंग की चांस ज़्यादा रहते हैं, जलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जा रहा है, उसी तरीके से हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से अगर रिएक्शन करा दे तो हमारा आयोडोबेंजीन बन जाएगा। उसी तरीके से CuCN से करा दे, नेगेटिव पार्ट CN जुड़ेगा तो हमारा साइनोबेंजीन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर H3PO2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर बेंजीन बनाना है डायजोनियम साल्ट से या किसी से भी, तो देखो H3PO2 कापर की प्रेजेंस में डालना होगा, तो हमारा जो बनता है वो बेंजीन बनता है। या अगर ये कंडीशन ना दी हो तो इथेनॉल दिया रहेगा C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल दिया रहेगा, वो डाल देते हैं तब भी बेंजीन हमारा बन जाता है। अगर वाटर के साथ हीट कर दिया जाए तो फिनाल बन जाता है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से रिएक्शन करा दी जाए उसे कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। इलेक्ट्रॉन रिच में और भी हो सकते हैं, अल्फा नेप्थाल बीटा नेप्थाल भी हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे O लगा रहेगा, ठीक है, या तो यहाँ पे OH लगा रहेगा, इसकी भी रिएक्शन कराते हैं तब भी हमारा डायजोनियम साल्ट से जो बनता है वो डाई बन जाती है, जो कि काफ़ी कलर्ड होती हैं हमारी डाई, जो बहुत अच्छा कलर दिखता है, ठीक है, वो सब बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट नेम रिएक्शन तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा फिर। तो चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट वो नोट पॉइंट क्या है कि ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सबके सब फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ये सबके सब जो रिएक्शंस होती हैं वो फ्री रेडिकल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से होती हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लो, पहले डायजोनियम साल्ट हम लोग बनाते कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी ArNH2, AR का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा दिया, जैसे हम AR ग्रुप बोलते हैं, NH2 लगा दिया जाए तो एराइल, ठीक है, एमीन हो जाएगा यहाँ पे, जैसे एनिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब भी हम कराते हैं NaNO2+HCl, टेम्परेचर वो भी बहुत कम होना चाहिए। हम लोग बर्फ़ में रिएक्शन आइस में कराते हैं, 0 से 5 डिग्री होना चाहिए। अगर तो हम लोगों का क्या बन जाता है, डायजोनियम साल्ट बन जाता है। अगर ये ना देखे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर ये ना दिया हो तो ये कभी कभी दे देता है HNO2 या डायरेक्टली HONO दे देता है। तो हमें क्या बनाना है, डायजोनियम साल्ट बनाना है जब भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। तो चलिए फ्लो चार्ट में ही मैंने मैक्सिमम डिस्कस कर लिया है। गटरमैन को भी आप लोग अब पहले उससे पहले ऊपर वाली को देख लेते हैं, ठीक है। सेंडमेयर में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग यहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से आप बनाते जाइए, CuBr CuCN ये सब डालते जाइए, हो जाएगा। उसी तरीके से गटरमैन भी देख सकते हैं, जो मैंने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया है वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका नोट पॉइंट बस याद रखना, जो सेंडमेयर रिएक्शन होती है उसकी जो यील्ड होती है गटरमैन से काफ़ी बेटर होती है। और उसके बाद बाल्ज-सीमन रिएक्शन भी उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिंकल-स्टीन रिएक्शन देख सकते हैं आप लोग। तो देखो फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होती है, जब भी हमें RX से, अब देखो X क्या होता है, X जब भी हम बोलेंगे तब फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड बोलेंगे, ठीक है, आयोडाइड बोलेंगे, मीन्स हेलोजन ग्रुप बोलेंगे। R जब भी कहेंगे तो हम एल्काइल ग्रुप होंगे। अब देखो, जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Na के साथ की जाती है, सोडियम आयोडाइड के साथ, ये आयोडीन जो है X को रिप्लेस कर देता है। इसका मतलब क्या है, एल्काइल आयोडाइड अगर बनाना है तो हमें फिंकल-स्टीन रिएक्शन लगाना होगा। तो एल्काइल आयोडाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड है, जिसे फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें करना क्या होता है, एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन हम लोग Na के साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ, वो भी एसीटोन, ड्राई एसीटोन में रिएक्शन कराना होता है। क्यों, अदरवाइज़ इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, इसको सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे इसकी यील्ड घट सकती है। तो आसानी से फेवर्ड रिएक्शन हो जाती है, लीची एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है।
तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, ये तो चार्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग भी मैंने डिस्कस की हुई है, आप लोग फिर से डिटेल में देख लीजिए इसको। क्या है, जब भी बेंजीन डायजोनियम साल्ट को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए, उससे रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे OH लगा है जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। बेसिक कंडीशन में देखो हम जानते हैं एक फिनाल होता है, कहीं कहीं पे थोड़ा डिटेल बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो फिनाल एक होता है, एक हमारा फिनॉक्साइड होता है। तो फिनाल से अच्छा हमारा फिनॉक्साइड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब बेस से यहाँ से H+ निकालेगा, वो वाटर बनेगा, जाके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा। इसका मतलब क्या है, ये पैरा आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, यहीं पैरा से ये यहाँ पे अटैक कर देगा जाके, ये अंदर की और ये हमारी डाई बन जाएगी यहाँ से। तो ये हमारी इसी तरीके से डाई बनती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। रेड कलर की ये ऑरेंज डाई बनती है, इसी तरीके से ये येलो डाई बनती है जब हम लोग एनिलीन लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है बेसिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी, ये याद रखना। तो ये यहाँ से ये इसी तरीके से ये डाई बन जाती है। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो देखो उसी पहले हम लोगों ने क्या देखा कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर कराना था, एल्काइल हैलाइड की अगर सोडियम आयोडाइड से करा दे रहे थे तो ठीक है हमारा RI बन जा रहा था। उसी तरीके से हमें अगर RF बनाना है, ठीक है, R के साथ फ्लोराइड लाना है, तो हमें कौन लगाना पड़ेगा, स्वार्ट्स रिएक्शन कराना पड़ेगा। ये हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन की एल्काइल आयोडाइड बनाने की। अब हमें स्वार्ट्स रिएक्शन करना है। स्वार्ट्स रिएक्शन किस लिए है हमारी, जब भी हमारा एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, क्योंकि फ्लोराइड बनाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती हैं। तो क्या करना है हमें, एल्काइल हैलाइड है, हैलाइड में हमें कौन सा लेना है, क्लोराइड या ब्रोमाइड लेना है। तो क्या करना है, कोई भी मेटल का फ्लोराइड लेना है। मेटल के फ्लोराइड क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी मेटल्स हैं इनके फ्लोराइड हम लोग ये ले सकते हैं। तो उसकी जब रिएक्शन इसके साथ करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा एल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, मिथाइल फ्लोराइड। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन आर नोन एज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इनको बोलते हैं, क्योंकि इनका हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, बस एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को एक्सचेंज कर दे रहा है। अब देखो जब भी हमें कन्वर्जन करना होता है बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फेटिक रिएक्शन और फिंटिक रिएक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखो ये वुड्स रिएक्शन क्या होती है, जब भी हम लोग RX की रिएक्शन, ठीक है, RX की रिएक्शन सोडियम ईथर में हम लोग कराते हैं, वो भी इसके 2 मोल्स होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, 2 मोल्स R के आपस में जुड़ जाते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। किस में कराना, ड्राई ईथर में कराना है, सोडियम और ड्राई ईथर। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स में आपस में कार्बन कार्बन वाले जुड़ जाएंगे। मीन्स ये कार्बन का नंबर दुगना करने के लिए यूज़ की जाती है, कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए। तो देखो ब्रोमोमीथेन जो है इसके 2 मॉलिक्यूल जो है ब्रोमोमीथेन के सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ईथेन बना लेंगे। मीथेन से हमें ईथेन बनाना है, उसी तरीके से ईथेन से, ठीक है, 2 कार्बन है 4 बनाना है। ईथेन से हमें क्या प्रोपेन बना लेंगे, इसी तरीके से ब्यूटेन बना लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 होंगे तो 4 हो जाएंगे, 3 होंगे तो 6 हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन ये याद रखना कि प्राइमरी एल्काइल के अलावा ये सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल ये रिएक्शन नहीं देते हैं। प्राइमरी एल्काइल मतलब एक कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे फिर जुड़े होने लगे फिर ये रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाती है, फिर साइड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी देख लेते हैं वुड्स फेटिक रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले फेटिक रिएक्शन देख लेते हैं। फेटिक रिएक्शन क्या, देखो अभी RX ले रहे थे, R क्या होना था, एल्काइल होना था। अगर R की जगह पे एल्काइल ना लेके हम लोग कोई फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, बेंजीन वगैरह ग्रुप ले लेते हैं और तब उसकी रिएक्शन करते हैं, तब भी ये बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे बाईफिनाइल बोले। इस रिएक्शन को हम लोग फेटिक रिएक्शन बोलते हैं। ये भी सोडियम ईथर में कराई जाएगी। अब देखो फेटिक रिएक्शन भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो वुड्स फेटिक, वुड्स ने अपनी रिएक्शन मिलाई, फेटिक ने अपनी, ठीक है, रिएक्टेंट को मिलाया। तो देखो इसने अपने रिएक्टेंट को दिया, इसने अपने रिएक्टेंट को दिया। इसका मतलब ये क्या है, 2 तुम्हारी डिफरेंट मॉलिक्यूल के रिएक्शन करेंगे। तो मतलब एक एल्काइल लेना, एक एराइल लेना है। तो RX बनाना है जब भी, तो कन्वर्जन में आप लोग इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। जैसे हमें क्या है, एक मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, दूसरा क्या दे दिया गया, बेंजिल क्लोराइड है, ठीक है। तो इससे हमें बनाना क्या है, अगर टालुइन बनाना है CH3, तो बस हमें क्या करना है, वुड्स फेटिक रिएक्शन लगा देना है। तो ये हम लोगों का कन्वर्जन बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फेल्डरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखो फेल्डरक्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, ये एल्काइल बेंजीन बनाने की बहुत अच्छी विधि है, ठीक है। तो देखो एक तो वुड्स फेटिक लगा सकते थे, एक डायरेक्टली हम लोग बेंजीन की अगर रिएक्शन करा दिया जाए Cl3 से, जिस RX की यहाँ से रिएक्शन कराएंगे वो R ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड ग्रुप विद लुइस एसिड एक होना चाहिए। उस लुइस एसिड में क्या क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं, AlCl3 जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कई सारे हम लोग लुइस एसिड ले सकते हैं, उसी तरीके से BF3 ले सकते हैं, बहुत सारे लुइस एसिड हैं आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर ना हो, ठीक है।
तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते ये ग्रुप हमारा जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि काफ़ी ईजी रिएक्शन है। उसी तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ की देख लेते हैं, मीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की देख लेते हैं। अभी तक बेंजीन की, तब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मीन कुछ उस पर लगा दिया, जैसे क्लोरीन लगा दिया जाए। तो एक चीज़ याद रखना, हम लोग जानते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ आर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनाता है। तो ये आर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा होती है, ये मेटा होती है। तो देखो केवल आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाता है ये, जब भी ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा प्लस पैरा। अब इसमें देखो डोमिनेट कौन करेगा, मेजर कौन बनाएगा। देखो हम जानते हैं क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो डिटेल में थोड़ा जाना ही पड़ रहा है, डाउट को क्लियर नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी है, जिसका माइनस आई इफेक्ट लगता है साथ साथ। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। अब देखो जो पास होगा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, दूर से इतना नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब 5 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा खींच लेता है। इसका मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो कम हो गया इसकी कंपेयर में, जैसे वहाँ जैसे 10 थे तो यहाँ 12 हो गए, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा है। तो जब देखो इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा होगा वहीं से अटैक होता है, क्योंकि हम लोग जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं CH3, तो वहाँ पर CH2 पॉजिटिव। तो देखो जहाँ से जितना नेगेटिव मिलेगा वो उतनी तेज पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से इसलिए प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनता है हमेशा पैरा, याद रखना। उसी तरीके से OCH3 में देखो ऑक्सीजन की माइनस आई इफेक्ट काम करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी सेम केस होगा, आर्थो से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा खींच लेगा, पैरा से इतनी नहीं खींच पाएगा, इसलिए पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। अब अच्छा ये आप लोग बताएंगे, अगर मैंने CH3 की रिएक्शन करा दी है, मीन्स टॉलुइन की रिएक्शन करा दी है अगर इससे, तो अब देखिए C2H5 Br हमारा आने जा रहा है। तो अब बताइए कौन सी पोजीशन डोमिनेट करे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रोडक्ट जो है डोमिनेट करेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो जो ग्रुप लगेगा जाके अब आर्थो पे मेजर बनेगा, या तो पैरा पे यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये रिलीजिंग ग्रुप है, ये अपने नज़दीक जो होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे होगी। इस केस में जो है आर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, ये आप लोग याद करना। यहाँ पे पैरा नहीं बनेगा जब भी रिलीजिंग ग्रुप होंगे। तो मैंने जो है किसी और लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या तो मैंने डिस्कस किया हुआ है रिलीजिंग ग्रुप कौन होते हैं, विड्राइंग ग्रुप कौन होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं कभी भी फेडरल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इस पर लग जाए, चाहे COOH कुछ भी हो। चले आगे देख लेते हैं हम लोग फेडरल-क्राफ्ट एजाइलेशन देख लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या करना है, एल्काइल की जगह पे एजाइल ग्रुप लाना है। उसकी रिएक्शन अगर कराएंगे तो एजाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल-क्राफ्ट एजाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। आप लोग उसमें भी यही देख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम केस है, तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट बनेगा, यही मेजर बनेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, रीमर-टीमर रिएक्शन क्या होती है। तो जब भी देखो फिनाल की रिएक्शन कराई जाती है, CHCl3 प्लस NaOH मीन्स क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराई जाती है बेसिक कंडीशन में फिनाल की, तो हमारा आर्थोसैलिसिलिक एसिड या तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। मेजर बनने का इसका रीजन आप लोग जान लीजिए, ये होता है। तो यहाँ पे देख लो क्या है, OH। अब यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जो कि 6 मेंबर रिंग बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल, इसलिए इसका मेजर प्रोडक्ट यही डोमिनेट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब देखो कोल्बे रिएक्शन क्या होती है। कोल्बे रिएक्शन ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी फिनाल की रिएक्शन हम लोग बेस से याद कराते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये इसका साल्ट बन गया। अब इसकी जब CO2 प्लस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा आर्थो पोजिशन पे, केवल आर्थो पोजिशन पे ही OCOOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसे सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। अगर यहाँ पे लगाते थे एल्डिहाइड लगाते तो सैलिसिल्डिहाइड बोलते थे, अगर OH लगा है मीन COOH लगा तो सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा केवल डोमिनेट करता है प्रोडक्ट, ओनली केवल यही। अब देख लेते हैं अगली रिएक्शन है रोजन-मुंड रिएक्शन क्या होती है। जब भी RCOOCl को RCOOH में कन्वर्ट करना हो, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए उसके पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट में, तो इसी कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं रोजन-मुंड रिएक्शन। अब चाहे R की जगह बेंजीन ग्रुप ले लो, चाहे तो एल्काइल ग्रुप ले लो, इस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोजन-मुंड रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद अगली स्टीफन रिएक्शन बोल लेते हैं। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, जब भी नाइट्राइल ग्रुप लगा हो, नाइट्राइल ग्रुप को हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो नाइट्रो ग्रुप का कन्वर्जन होता है एल्डिहाइड ग्रुप में। पहली स्टेप क्या होती है, SnCl2 प्लस HCl, ये क्या करता है, ठीक है, तुम्हारा तो यहाँ पे SnCl2 हमारा लुईस एसिड है, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन किया, ये बनाया, हाइड्रोलिसिस किया, फाइनल हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इटार्ड रिएक्शन क्या होती है। तो इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, जब भी हमें कन्वर्ट करना होता है टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में, तो जब भी ठीक है टॉलुइन को कन्वर्ट करना होगा बेंजल्डिहाइड में, तो हमें क्या कराना है, क्रोमिल क्लोराइड प्लस, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड से हमें रिएक्शन करा देना है। सबसे पहले ये साल्ट बनता है, ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स याद रखना, ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनता है। कंपटीशन वाले कॉम्प्लेक्स याद रखें, इंटर वाले नहीं, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद उसी तरीके से अगर हम लोग एनहाइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दें CH3, ठीक है, CO का होल ट्वाइस, वो इसके साथ भी अगर रिएक्शन करा दे तब भी यही हमारा बनता है, दोनों ही याद रखना आप लोग।
तो उसके बाद हम लोग गटरमैन रिएक्शन देख लेते हैं। गटरमैन भी क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है बेंजीन रिंग को, किसके साथ, CO प्लस HCl डालना है, ठीक है, एक लुईस एसिड डालना है। तो द कन्वर्जन ऑफ द बेंजीन इनटू द बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ द COHCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 इन एसिड, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन देख लेते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन किस लिए यूज़ होता है, जब भी कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है, हमें एल्केन में कन्वर्ट करना है, मीन्स ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन लाना है, तो हमें क्या करना है, Zn जिंक का अमलगम प्लस HCl डाल देना है, इसी को हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। उसी तरीके वुल्फ रिडक्शन कब किया जाता है, अगर एसिड की जगह पे हम लोग बेस ला दें, फिर और उसकी NaOHG की जगह पे हाइड्रोजन ला दें, मीन्स NH2NH2 ला दें, तो उसमें जो है कार्बोनिल ग्रुप भी फिर से ये तुम्हारा किसमें, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इस कन्वर्जन को हम लोग, ठीक है, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन बोलते हैं। आगे हम लोग कुछ टेस्ट देख लेते हैं। ये जो है 2 एल्डिहाइड के काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। एक क्या है, टॉलेंस टेस्ट है, दूसरा फेलिंग टेस्ट है। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, हम जानते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट तुम्हारा बाहर लगा होता है यहाँ पे, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। अब टॉलेंस रिएजेंट किस लिए यूज़ किया जाता है, जो भी तुम्हारे एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड को क्या करता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो सिल्वर होता है उसका सिल्वर मिरर बन जाता है, जो कि काफ़ी चमकदार होता है, ठीक है, चमकता हुआ दिखाई देता है, ये इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगर ये बन जाए तो समझ जाना टॉलेंस टेस्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग साल्ट्स में, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, और प्लस सिल्वर जो तुम्हारा बैठ जाता है, इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो ये तुम्हारा रजत दर्पण बन जाता है, इसी टेस्ट को हम लोग टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी इसी तरीके से, यही ये भी एल्डिहाइड के लिए, लेकिन ये एरोमेटिक के लिए नहीं होता है। अब देखो ये भी किसका, 2 का मिक्सर होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी का। फेलिंग ए में क्या होता है तुम्हारा अमोन, ये तुम्हारा कॉपर सल्फेट का मिक्सर होता है। दूसरा फेलिंग बी होता है एल्कलीन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसे रोसेला साल्ट बोलते हैं। अब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, जिस एल्डिहाइड का टेस्ट करना होगा इसमें इसको ऐड कर देते हैं। अगर रेड पीपीटी, ब्राउन रेड पीपीटी अगर आ रहा है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कॉपर जो है ये तुम्हारा CO2O में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये होता है तो इसी का हमें रेड पीपीटी मिलता है कॉपर का। तो ये हमारा क्या है, फेलिंग टेस्ट है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं देते हैं। ये टेस्ट दोनों ध्यान रखना। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे ये क्या होता है, ऐसे भी एल्डिहाइड या कीटोन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। अब ये मैंने डिटेल में रिएक्शन करा रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख ले सकते हैं एल्डोल रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन में। तो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, कार्बोनिल के बगल में, ठीक है, sp2 के बगल में जो भी कार्बन अगर sp3 हो उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, अगर H लगा दिया जाए तो एल्डिहाइड, अगर कार्बन लगा दिया तो कीटोन होता है। तो इनके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो बेस की प्रेजेंस में कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर हीटिंग कंडीशन दे रखी है तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस करा देते हैं, तो हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। इसी रिएक्शंस को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में देखना है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे फिर ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब देखो क्रॉस एल्डोल क्या होता है, अगर सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे थे तो उसे एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे थे, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एक जैसे क्या लिए हैं, एसिटल्डिहाइड ले लिए हैं, दूसरा प्रोपेनल्डिहाइड ले लिए हैं, तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से तब कंडेंसेशन अगर होगा तो उसे हम क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल, ठीक है। तो मैंने डिटेल में करा रखी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए केनी-ज़ारो रिएक्शंस क्या होती हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड्स के 2 मॉलिक्यूल इसमें यूज़ होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे लिया गया HCHO, ठीक है। तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स HCHO यहाँ पे लिया गया है। जब भी एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में कंडेंस होते हैं, तो एक इसका एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा इसका देखो ऐसे इसको लिखते हैं CH3OH, दूसरा मॉलिक्यूल जो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम साल्ट में, ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो बेंजल्डिहाइड लिया गया, तो बेंजल्डिहाइड में एक का जो एल्कोहल बना दो, दूसरे का साल्ट बना दो, किसका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर इसमें वापस एसिड डाल दिया गया है तो ठीक है, तो यहाँ पे Na हट के H आ जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो याद रखना, जब भी एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बेस की प्रेजेंस में डाल दिए जाए, बस एल्डिहाइड में अगर बेस डाल दिया जाए तो हमारा 2 प्रोडक्ट वहाँ पे बनाता है, एक एल्कोहल बनाता है, दूसरा, ठीक है, जो साल्ट बनाएगा वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसी रिएक्शंस को हम लोग केनी-ज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो कोलबेर इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, जब भी सोडियम के या पोटेशियम के साल्ट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, अगर उसको इलेक्ट्रोलिसिस उसकी करा दी जाए, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी जाए, तो CO2 गैस तुरंत निकलती है, प्लस हाइड्रोजन निकलती है, प्लस NaOH निकल के तुम्हारा एल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मीथेन पड़ा है, तो मीथेन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। इसी इलेक्ट्रोलिसिस को, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटना।
तो कोल्बे ने किया था, इसलिए हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसे। अब देखो अगली रिएक्शन क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेंस्की, जिसे हम लोग HVZ रिएक्शन बोलते हैं। ये किसकी रिएक्शन होती है, केवल ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो मैंने अभी बताया है। तो देखो कार्बन अगर उसके जस्ट बगल में अगला कार्बन है, वहाँ पे अगर हाइड्रोजन है जो, उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक के ग्रुप में जो यहाँ पे कार्बन है उस पर जो लगे हुए हाइड्रोजन है, अल्फा यहाँ पे है अगर, तो ये तुम्हारा हेलोजन प्लस रेड फास्फोरस जिसे बोलते हैं P, इसकी प्रेजेंस में तो क्या देते हैं, तुम्हारे अल्फा पोजीशन पे हैलाइड ऐड हो जाता है। इसी एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन का रिप्लेस होकर हेलोजन आ जाना ही HVZ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ये क्या होती है, प्राइमरी एमीन के सिंथेसिस की एक रिएक्शन है जिसमें प्योर प्राइमरी एमीन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन अगर कहीं प्रेजेंट है तो उसका हम लोग सेपरेशन भी कर सकते हैं मिक्सचर से। तो देखो क्या करते हैं, इसमें थैलिमाइड लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं थैलिक एसिड क्या होता है, अगर ये बेंजीन है इस पर 2 COOH लगा दिए जाएँ आर्थो पोजीशन पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं। अगर बेस की प्रेजेंस में हीट करो, अब इसे हीट कर दिया जाता है NH3 के साथ, तब तुम्हारा थैलामाइड बनता है। अगर थैलामाइड में बेस डालते हो तो यहाँ पे एसिडिक होता है, निकाल जाता है, नेगेटिव आता है चार्ज। ये देखो साल्ट बना, अब देखो कोई भी R डाल दिया जाए, ये इस पर रिएक्शन करके तुम्हारा ये बना लेता है। अब हाइड्रोलिसिस कर दो इसकी बेस की प्रेजेंस में, तब तुम्हारा ये एमीन अलग हो जाता है। इसी रिएक्शंस को हम लोग थैलिमाइड रिएक्शन, क्योंकि थैलिमाइड से स्टार्ट हो रही है इसलिए इसे गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन बोलते हैं। बनता क्या है, इसमें एमीन बनता है, ये याद रखना। तो क्या क्या दिया रहेगा, बस तुम्हें ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, बेस डाल दिया जाएगा, अगली स्टेप में R की जगह पे मिथाइल दे दिया, कुछ भी दे दे उसका एडिशन होगा, उसी का यहाँ पे एमीन बन जाएगा। R कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एरोमेटिक एमीन्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं, अंडरलाइन पॉइंट ये याद रखना। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड्स डोंट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि बेंजीन में हम जानते हैं ये बेंजीन आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये हो तो इसमें हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती ही नहीं, टूटता ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता इसके ऊपर, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। अगला देख लो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या, देखो ब्रोमामाइड, देखो ब्रोमामाइड, तो इसमें ब्रोमीन लेना है, एमाइड दिख रहा है तो एमाइड लेना है, तो Br2 को एमाइड से रिएक्शन कराना है। एमाइड हम जानते हैं क्या होता है, CONH2 ग्रुप को हम लोग एमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो RCONH2 अगर है तो देखो ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो यहाँ से बस 20 के कार्बोनिल को हटा दो, जो बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा, बस यही हमें प्रोडक्ट में बना देना है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, बस इस कार्बोनिल को हटा देना है, इस कार्बोनिल को हटा दो, जो बचे बस वही फाइनल प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा। तो देखो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है, यहाँ से देखो एमीन बन जाता है इसमें। तो क्या है, हाफमैन ब्रोमामाइड, ये एमाइड ब्रोमीन से रिएक्शन करके एमीन बनाता है, और प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस NaBrH2 ये हमारा निकल जाता है। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, एमीन है, ये हमें याद रखना है। अब देखो कार्बेलामीन रिएक्शन क्या होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, आइसोसाइनाइड फार्मेशन करना, एमीन से आइसोसाइनाइड मीन्स 2 हाइड्रोजन को हटा के हमें कार्बन लगाना होता है। और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस बेसिक कंडीशन में, KOH भी हो सकता है, ये NaOH भी हो सकता है। तो हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म को बेसिक कंडीशन में रिएक्ट कराते हैं। एक और हम लोग रिएक्शन देखे थे, रीमर टीमर रिएक्शन थी फिनाल की, इसी से ये रिएक्शन मिक्सर हमारा यही होता था, कराते थे, एक लिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता था, जिसे रीमर टीमर बोलते थे, इसमें ये मेजर प्रोडक्ट हमारा बनता था। हाँ, अब देखो सेकेंडरी टर्शरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी टर्शरी अमीन रिएक्शन नहीं देते, इसका मतलब अगर कहीं पे प्राइमरी अमीन है उसको हम लोग डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। अगला क्या है हमारा, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो देखो हिंसबर्ग रिएजेंट जो था, अब देखो पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है, देखो ये हो सकते हैं, इसको बोलते हैं। तो पैरा पे टोलुइन लगा दो, CH3 सल्फोनिल क्लोराइड लगा दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा जो होता है हिंसबर्ग रिएजेंट बोला कहलाता है। क्यों, ये किस लिए यूज़ होता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के डिस्टिंग्विश इससे आसानी से कर सकते हैं, कौन प्राइमरी अमीन है, कौन सेकेंडरी अमीन है, कौन टर्शरी अमीन है, आसानी से इसकी हेल्प से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब देखो इसका टेस्ट करते कैसे हैं, अगर प्राइमरी अमीन्स होती हैं डायरेक्ट रिएक्शन करके हमारा ये कंपाउंड बनाती हैं, ठीक है। अगर ये कंपाउंड जो होता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये सोल्यूबल हो जाता है, साल्ट बना लेता है, ये सोल्यूबल होता है। लेकिन सेकेंडरी अमीन्स जिसके पास ये हाइड्रोजन नहीं बचता है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सेकेंडरी अमीन है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बचा, इसका मतलब ये सोल्यूबल भी नहीं होता। इसका मतलब प्राइमरी अमीन जो आते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, सेकेंडरी अमीन भी ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। और टर्शरी अमीन ये रिएक्शन देते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्शरी अमीन क्या होते हैं, जो ऐसे नाइट्रोजन जिस पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन ना हो, उसे हम लोग टर्शरी अमीन बोलते हैं। मीन्स तीनों के तीनों कार्बन से जुड़े, जो हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिएक्शन देगा ही नहीं, क्योंकि यही रिएक्शन होती है SN2Cl2 को Cl को रिप्लेस करके, ये तो से जुड़ जाता था डायरेक्टली। तो देखो टर्शरी में ये नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जैसा कि मैंने बता दिया है। अब देखो कपलिंग रिएक्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा लेक्चर लंबा ना जाए, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसको डिटेल में आप लोग देखना है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।